नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। भारत और चीन के बीच नए सिरे से रणनीतिक वार्ता शुरू। मसूद अजहर और एनएसजी समेत मतभेद के मुद्दों पर चर्चा। चीन का पुराना रुख कायम। भारतीय आईटी पेशेवरों को तरजीह देंगे यूरोपीय देश। यूरोपीय संघ का ऐलान। अमेरिका की संरक्षणवादी नीतियों की आलोचना। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चुनाव बाद गठबंधन से इनकार। चौथे चरण की वोटिंग कल। 53 सीटों पर 680 उम्मीदवार। कारखानों को साफ करना होगा दूषित पानी। राज्य प्रदूषण बोर्डों को नोटिस भेजने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश न मानने वाली इकाइयां होंगी बंद। सिजेरियन से डिलीवरी पर महिला और बाल विकास मंत्रालय हुआ सख्त। स्वास्थ्य मंत्रालय से मांगी रिपोर्ट। कहा दोषियों के खिलाफ हो कार्रवाई। वही देखते हैं पहली खबर। भारत चीन के बीच बीजिंग में हुई रणनीतिक वार्ता में दोनों देशों के वैश्विक और क्षेत्रीय महत्वों को जोर दिया गया है। इस दौरान सीमावर्ती इलाकों में शांति, आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। व्यापार बढ़ाने और अफगानिस्तान के मुद्दे पर दोनों देशों में सहमति बनी। हालांकि एनएसजी और मसूद अजहर के मसले पर एक राय नहीं बन सकी। भारत ने कहा है कि मसूद अजहर के कारनामों का सबूत देने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। विदेश सचिव एस जयशंकर और चीन के कार्यकारी उप विदेश मंत्री झांग येसुई के बीच हुई रणनीतिक वार्ता में आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। एस जयशंकर ने चीन पाकिस्तान के इकोनॉमिक कॉरिडोर और आतंकी मसूद अजहर के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि दोनों देश वैश्विक और क्षेत्रीय तौर पर महत्व रखते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे स्वाभाविक मुद्दे हैं जो पड़ोसियों के बीच होते हैं और इनसे निपटने की जिम्मेदारी दोनों ही देशों पर है। चीन के कार्यकारी उप विदेश मंत्री झांग येसुई ने भी दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों पर जोर दिया। इस मौके पर परमाणु निरस्त्रीकरण मुद्दों के प्रभारी समेत दोनों ओर से कई शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। ये बातचीत ऐसे वक्त में हो रही है जब पाकिस्तान, चीन आर्थिक गलियारे और आतंकी अजहर मसूद को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद है। वहीं एनएसजी में भारत की सदस्यता को लेकर भी चीन का अड़ियल रवैया भारत को नागवार गुजरता है। They mentioned that the security concerns of each other should be respected. So both decided that the security concerns of each other should be respected and that they should go ahead with the collaborative projects. रणनीतिक वार्ता को पिछले साल चीन के विदेश मंत्री के दिल्ली दौरे के दौरान नया रूप दिया गया था। विदेश सचिव एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। वांग ने चीन और भारत को दुनिया में अहम राष्ट्र होने के अलावा दो बड़े विकासशील देश और उभरता बाजार बताया। साथ ही दोनों देशों के बीच बैठकों को जारी रखने पर जोर दिया। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और इस सामरिक वार्ता के मायने क्या है और असल में इसके जरिए दोनों देश क्या हासिल करना चाहते हैं, आगे कहां तक एक साथ खड़े होंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं श्री राम सुंदर चौलिया, जो कि डीन हैं जिंदल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स से। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये जो सामरिक वार्ता जिसका नाम दिया गया है, ये कितनी क्रूशियल, कितनी इंपॉर्टेंट आपकी नजर में? जी देखिए, चीन वैसे 10 सालों से 12 सालों से हमारा एक सामरिक जोड़ीदार माना जाता है, लेकिन चीन के साथ जो हमारा रिश्ता है वो काफी जटिल है। इसमें कई पहलू हैं, कुछ कोऑपरेशन भी हैं, कुछ अनबन भी हैं। तो पहले हमने विभिन्न तरीकों के मुद्दों पे अलग अलग डायलॉग्स करते थे। जैसे एक हमने आर्थिक मामलों पे एक डायलॉग शुरू किया था, फिर एक रक्षा के क्षेत्र में एक हो रहा था, और फिर सीमा जो हमारा विवाद है जो चलता आ रहा है उसके भी राउंड अलग से होते आ रहे हैं। अब ये इन सबको एक तरह से एकत्रित करके एक होलिस्टिक जो डायलॉग सब चीजों को मिलाकर एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग करके पहली दफा हम कर रहे हैं इस लेवल पर। तो अच्छी बात है। देखिए, दोनों देश ऐसे हैं, खासतौर पर चीनी, आपकी उनकी जो माइंडसेट आप समझें,
वो चाहते हैं हमेशा कि हाई लेवल पे कांटेक्ट चलता रहे और वो हमेशा इन चीजों पे ज्यादा जोर देते हैं कि पिछले साल देखिए 2016 में नरेंद्र मोदी जी और शी जिनपिंग 3 दफे मिले। एक दफे हमारे जो प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति जी वहां चीन गए। तो इन चीजों से वो समझते हैं कि ये जो रिलेशन जो जटिल रिलेशनशिप है उसको किसी न किसी तरह मैनेज किया जा सकता है। तो ये जो डायलॉग आज हुआ है बीजिंग में जिसमें हमारे विदेश सचिव गए हैं और उनकी तरफ से भी पार्टी के एक हाई लेवल रिप्रेजेंटेटिव है कम्युनिस्ट पार्टी के जो कि उप विदेश मंत्री भी है, तो अच्छा संकेत यही है कि दोनों देश संपर्क कभी तोड़ते नहीं है। हालांकि कई ऐसे आपने कहा समस्याएं हैं हमारे रिश्तों में और दोनों बयानों से भी साफ जाहिर है कि ऐसा नहीं कि हम हर चीज में सहमत हो। लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि अलग अलग मामला है, जो अफगानिस्तान को लेकर चर्चा है, काउंटर टेररिज्म को लेकर है, बायलैटरल टॉक्स, न्यूक्लियर इश्यूज हैं, लेकिन जो दो बड़ी बातें हैं जिनको लेकर मैं कहूं कि इंडिया की अगर मैं फ्रेमवर्क में देखूं, एनएसजी और दूसरा है मसूद अजहर को लेकर, और उन दोनों में जो बयान फिलहाल आ रहे हैं कोई खास प्रगति होती नहीं दिख रही है। जी हाँ, मायूसी तो होगी क्योंकि चीन का देखिए उनकी जो रणनीति वो ये है कि यूं ही वो भारत को कोई भी तोहफा नहीं पेश करना चाहते। उनका ये सोचना है कि अगर ये मांग रहे हैं और हमारा सहकार उन्हें चाहिए तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और कीमत उनके लिए ये है कि भारत अमेरिका से थोड़ी दूरी रखे और अमेरिका से ज्यादा करीबी ना लाए ताकि चीन पर दबाव पड़ता है, भू राजनीतिक दबाव पड़ता है, उसके लिए उनके लिए कार्ड होता है। अभी पिछले 2 महीने पहले जनवरी में एक बड़ा खुलासा हुआ पाकिस्तान में, जो अंदर उनकी जो बैठक हुई थी जिसमें उनके विदेश सचिव ने कहा था कि चीन जो है अभी भी एनएसजी पे मसूद अजहर वाले मामले में हमारा साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी भी हद होती है और हमें थोड़ा सा अपना बर्ताव बदलना पड़ेगा। इससे साफ जाहिर है कि चीन पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेट करता है इन चीजों पर। हालांकि बाहरी तौर पर कहता है कि ये तकनीकी मामला है और एनएसजी जो है इसमें कई मेंबर्स हैं और हम सब में सहमति नहीं है, लेकिन असल बात यह है कि चीन और पाकिस्तान की जो गहरी जो एक सामरिक रिश्ता है, जो संबंध ऑल वेदर एलाई जो कहते हैं अपने आप को, तो उसकी वजह से वो ये नहीं चाहते कि भारत को कभी भी कुछ यूं ही मिल जाए। और वो क्या चीन के साथ जो भारत की नेगोशिएटिंग पावर में कहूं एक तरीके से, वो आपको लगता है कि उतनी कारगर नहीं हो रही या फिर हम उस तरीके से नेगोशिएट नहीं कर पाते हैं? मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से आई है हमने बेहतर किया है चीन के साथ। चीन जैसे कि चीन जो है वो हमेशा स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ जो हम कहते हैं कि अगर आप बराबरी का अगर आप गेम खेलो तो वो ज्यादा हमें चाहते हैं, अगर आप अपने आप को नीचा दिखाएं तो फिर वो पूरे मतलब छा जाते हैं हम पर। तो इसीलिए जरूरी है कि चीन को एक तरह से हम बराबरी दिखाएं, वो हमने किया है। अगर वो कहते हैं कि आप 1 चाइना पॉलिसी पे पाबंद रहो तो हम कहते हैं आप 1 इंडिया पॉलिसी पे भी पाबंद रहो। इसका मतलब ये है कि जो सीमा विवाद है जो चलता आ रहा है जिसमें उनकी जो डिमांड्स हैं वो कम करें। तो इस तरह से चलता आ रहा है। मेरे ख्याल से मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस भी हमारी बेहतर हो रही है बॉर्डर पे, पिछले 2 सालों में काफी बेहतरी हुई है। मुझे लग रहा है कि इससे भी चीन हमें ज्यादा इज्जत देगी। लेकिन आखिरकार देखा जाए तो उनकी जो नजरिया है वो कहते हैं जैसे वैश्विक है, ये सिर्फ द्विपक्षीय नहीं है। भारत और चीन एक साथ जो करते हैं उसका पूरे दुनिया पे असर पड़ता है, एशिया के बैलेंस ऑफ पावर पे असर पड़ता है। उसमें वो हमेशा हमें शक की नजर से देखते थे कि ये अमेरिका के ज्यादा करीब होते जा रहे हैं। तो इसीलिए हमें जो खेल होता है ये त्रिकोणीय है और अमेरिका की भी हमें जरूरत है। और चीन को हम देखिए पड़ोसी को तो हम विश ऑफ नहीं कर सकते, वो पड़ोसी तो पड़ोसी है और सबसे बड़ा है। और कारोबार के मामलों में भी हमने थोड़ी सी अभी प्रोग्रेस किया है। पिछले सालों 2016 में काफी निवेश चीन से हमारे तरफ आया जो पिछले 15 सालों से ज्यादा 1 साल के अंदर आ गया है। इसका मतलब यह है कि मोदी जी जो हमारा जो विदेशी निवेश के चक्कर में जाते हैं और चीन से इतने ज्यादा कोशिशें करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसका फल निकलेगा। लेकिन अब ट्रेड देखें, ट्रेड में जरूर फासला है, डेफिसिट है। चीन हमें बहुत ज्यादा आयात करता है, हमारे उतने नहीं जाते उस तरफ। तो इसकी वजह से एक डेफिसिट इम्बैलेंस है। ये भी खतरा है कि ऐसा ना हो कि हम चीन पे बहुत ही निर्भर पड़ जाएं। तो हमारे लिए यही बेहतर रहेगा कि हम पश्चिम की तरफ भी थोड़ा सा झुकाव करें ताकि उससे चीन पर प्रेशर बनता रहे। बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार कुछ और बड़ी खबरें। अमर्त्य सेन पहले भारतीय जिन्हें मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल सम्मान।
गरीबी और भूख जैसे विषयों पर सेन ने किया है उल्लेखनीय काम। लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की उनकी अवधारणा ने दिलाई विश्वव्यापी पहचान। वर्ष 2010 में सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की टाइम मैगजीन की सूची में शामिल था उनका नाम। यूरोपीय यूनियन अब ज्यादा भारतीय आईटी पेशेवरों को वीजा देने के लिए तैयार है। यूयू का मानना है कि भारतीय पेशेवर ज्यादा कुशल हैं और इससे उनके आईटी उद्योग को फायदा होगा। यूयू का बयान ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका से भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए बुरी खबरें आ रही हैं। भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए यूरोपीय संघ से अच्छी खबर है। ईयू ने कहा है कि वो ज्यादा भारतीय पेशेवरों को अपने यहाँ आने की अनुमति देने को तैयार है। भारत दौरे पर आई यूरोपीय संसद की विदेश मामलों की समिति के प्रमुख डेविड मैकएलिस्टर ने कहा कि यूरोप उन पेशेवरों के लिए खुला रहेगा जिनकी मांग ज्यादा है। भारतीय लोग अत्यधिक कुशल हैं। यूरोप का आईटी उद्योग भारतीय पेशेवरों के बिना सफल नहीं हो सकता। मैकएलिस्टर ने अमेरिका का नाम लिए बिना वैश्विक व्यापार में संरक्षणवादी नीतियों की निंदा की। यूरोपीय संघ का बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका का जोर H1B वीजा को सीमित करने पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद इसके लिए एक विधेयक प्रतिनिधि सभा में पेश किया गया है। इससे आईटी पेशेवरों को वीजा मिलने में खासी परेशानी होगी। अमेरिका में विज्ञान, इंजीनियरिंग और आईटी से जुड़े पेशेवरों के लिए H1B वीजा का प्रावधान है। हर साल ऐसे 65,000 वीजा दिए जाते हैं। इनमें से ज्यादातर भारतीयों को मिलते हैं। साल 2005 से 2014 के बीच ऐसे 84,000 वीजा भारतीय पेशेवरों को मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि अमेरिका को आईटी पेशेवरों पर दूरगामी सोच रखनी चाहिए। ये बात उन्होंने मंगलवार को अमेरिकी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल को कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के आईटी पेशेवरों से अमेरिकी अर्थव्यवस्था और समाज को खासा फायदा हुआ है। The kind of value the Indian mind, the Indian talent has contributed in making American companies and American economy more competitive, creating jobs and also creating revenue. यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने की घोषणा के बाद यूरोप के कई देश भारत से व्यापार संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं। ईयू चाहता है कि भारत से द्विपक्षीय निवेश समझौते 6 महीने और बढ़ जाएं। भारत का इन देशों के साथ समझौता जल्द खत्म होने वाला है। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बहुमत परीक्षण को मद्रास हाईकोर्ट से चुनौती देने वाली डीएमके को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने पार्टी से सबूत देने को कहा। उधर डीएमके समर्थकों ने आज बहुमत परीक्षण के खिलाफ तमिलनाडु में भूख हड़ताल शुरू की। एआईएडीएमके ने स्पीकर के फैसलों का बचाव किया है और इस बीच तमिलनाडु के राज्यपाल ने बहुमत परीक्षण पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज दी है। तमिलनाडु में बुधवार को डीएमके समर्थकों ने दिन भर अनशन कर 18 फरवरी को हुए बहुमत परीक्षण का विरोध किया। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष एमके स्टालिन तिरुचिरापल्ली में भूख हड़ताल पर बैठे। इसमें आईयूएमएल और तमिल मनीला कांग्रेस के नेता भी शामिल थे। स्टालिन ने 18 फरवरी को विधानसभा की कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या बताया। उधर मद्रास हाईकोर्ट ने डीएमके को तुरंत राहत देने से इनकार कर दिया। डीएमके ने विधानसभा की कार्रवाई को चुनौती दी है। कोर्ट ने डीएमके से कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग जमा करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। கிடைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வீடியோ ஆதாரங்களை நாங்கள் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க இருக்கிறோம். கூவத்தூரில் இருக்கக்கூடிய தனியார் ரிசார்ட்டில் उधर एआईएडीएमके ने कहा है कि विश्वास मत के दौरान एआईएडीएमके के विधायक शांत थे, इसलिए डीएमके अब स्पीकर पर आरोप लगा रही है। Since these people stayed there obstructing the proceeding of the House and refusing to obey the order of the Speaker has no other alternative except to throw them. डीएमके ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। इसके लिए विधानसभा सचिव को मंगलवार को चिट्ठी सौंपी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और शुजोली डिजुत्सु नागालैंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने राज्यपाल पीवी आचार्य ने कोहिमा में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 81 साल के शुजोली के साथ 11 मंत्रियों ने शपथ ली। हालांकि शुजोली अभी विधानसभा के सदस्य नहीं है, लेकिन 6 महीने के भीतर उन्हें सदस्यता लेनी होगी। इससे पहले शुजोली 8 बार विधानसभा के लिए चुने जा चुके हैं। महिला रिजर्वेशन पर लंबे विरोध के बाद 19 फरवरी को टीआर जेलियांग ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तीन दौर के मतदान के बाद उत्तर प्रदेश का चुनावी सिलसिला अब चौथे दौर में पहुंच चुका है।
गुरुवार को 12 जिलों की 53 सीटों पर शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग तैयार है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और ईवीएम की जांच भी पूरी कर ली गई है। उत्तर प्रदेश में चौथे दौर की वोटिंग के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। प्रदेश के 12 जिलों में जगह जगह पुलिस गश्त लगा रही है और नाकों पर खास तलाशी अभियान जारी है। पड़ोसी राज्यों से सटी सीमा को सील कर दिया गया है। सेंसिटिविटी है उसी के अनुसार पुलिस डिप्लॉयमेंट किया गया है, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विधानसभा क्षेत्र ही संवेदनशील रहा है पूर्व के कृत्यों के चलते। इस दौर में 12 जिलों की 53 सीटों पर वोटिंग है। 1,84,82,166 मतदाता कुल मिलाकर 680 उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। इस दौर में 81 महिला उम्मीदवार भी मैदान में हैं। सबसे ज्यादा 53 सीटों पर बीएसपी ने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 48 पर बीजेपी, 39 पर आरएलडी, 33 पर समाजवादी पार्टी, 25 पर कांग्रेस और 199 पर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। पोलिंग पर्सनल का रैंडमाइजेशन, कंप्यूटराइजेशन, जिससे हम पोलिंग पार्टीज को ऑब्जेक्टिवली बनाते हैं। इसके अलावा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट और हमारे फोर्स का, हमारे फ्लाइंग स्क्वाड्स है, एवरीडे हमारा एक्शन जो है रिपोर्ट आता है कितना काम हुआ है। पिछले चुनाव की बात करें तो यहां पर समाजवादी पार्टी 24 सीटें जीतकर अव्वल रही थी, जबकि उसके बाद बीएसपी को 15, कांग्रेस को 6, बीजेपी को 5 और पीस पार्टी को 3 सीटों पर जीत मिली थी। चौथे चरण के चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर और शब्दों के बाण चले। इस त्रिकोणीय मुकाबले में नोटबंदी, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और बुंदेलखंड की समस्याओं जैसे अहम मुद्दे रहेंगे। इलाहाबाद से कैमरा पर्सन अरविंद के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश के सियासी समर को जीतने के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। 5वें और 6वें दौर के लिए चुनावी जनसभाओं का दौर चल रहा है और सभी नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 5वें और 6ठे दौर के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी दलों के दिग्गज धुआंधार रैलियों में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहराइच और श्रावस्ती में रैली की और कालेधन, नोटबंदी से लेकर आतंकवाद और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की। जनता इतने वर्षों में अभी तक नहीं समझ पाई इनकी मन की बात। बताओ कोई समझ पाया? और हमने तो प्रधानमंत्री जी से कहा कि कब करोगे काम की बात, ये भी बता जाओ हमें। कोई एक काम किया हो तो बताओ। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गोरखपुर में चुनावी जनसभा की। उन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार पर राज्य में अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। इससे पहले पीटीआई से बातचीत में अमित शाह ने यूपी में बीएसपी समेत किसी और पार्टी से चुनाव बाद गठबंधन से साफ इनकार किया। उन्होंने बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने का भरोसा जाहिर किया। ये 15 साल से उत्तर प्रदेश में सपा बसपा बसपा सपा सपा बसपा जो क्रम चला है, ये बुआ भतीजा का जो शासन चला है, उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी सिद्धार्थनगर और फैजाबाद में रैली की। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता समाजवादी पार्टी के आतंक से गुस्से में है। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए बुरे दिन आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग पार्टी की खराब हालत देखकर गलत बयानबाजी पर उतर आए हैं। अपने खुद के व प्रदेश के हित में भी अपना वोट यहाँ सपा, कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। उत्तर प्रदेश में 5वें दौर के लिए 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस दौर में 11 जिलों की 51 सीटों पर मतदान होगा। वहीं 6ठे दौर में 4 मार्च को 7 जिलों की 49 सीटों पर मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने महिलाओं के बढ़ते सिजेरियन ऑपरेशन पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय से इस पर रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर अस्पतालों में नॉर्मल डिलीवरी की बजाय महिलाओं के ऑपरेशन हो रहे हैं, जो कि अप्राकृतिक है। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है।
सिजेरियन भी एक ऐसे बहुत बड़ा रैकेट बन गया। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि हर अस्पताल डिस्प्ले करे, हर नर्सिंग होम डिस्प्ले करे कि कितने सिजेरियंस महीने में करते हैं। हमने ये भी मांगा है कि अगर आप जानते हो कोई गायनोकोलॉजिस्ट जो पिछले 5 साल से एक भी नेचुरल डिलीवरी नहीं कर चुके हैं, हमें बताइए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। केंद्र सरकार ने सोलर ऊर्जा क्षमता दोगुना करने को मंजूरी दे दी है। सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता को 20,000 से बढ़ाकर 40,000 मेगावाट करने का फैसला लिया गया। साथ ही कैबिनेट से नेपाल में बन रही अरुण 3 जल विद्युत परियोजना को भी सहमति मिली। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने देश में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन क्षमता को 20,000 मेगावाट से बढ़ाकर दोगुना करने को मंजूरी दी। इस योजना में देश भर में 50 सोलर पार्क और अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। हर पार्क की क्षमता 500 मेगावाट होगी। इसके लिए 2 साल में 8,100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। This policy will also permit the participation of private entrepreneurs who will be selected through a very transparent and equal opportunity policy by the state governments, and we shall be giving a central financial assistance of 20 lakh rupees per megawatt. केंद्र सरकार ने नेपाल में 900 मेगावाट की अरुण 3 जल विद्युत परियोजना को भी मंजूरी दी है। पूर्वी नेपाल में अरुण नदी पर बन रही इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 5,723 करोड़ रुपए है। This project Arun 3 will generate 900 megawatt of hydropower. The project is expected to achieve financial closure by September this year and be implemented in 5 years thereafter. कैबिनेट से ग्रीस और ऑस्ट्रेलिया के बीच विमानन के क्षेत्र में हुए समझौतों को भी मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा पोलैंड के साथ कृषि से जुड़े समझौते को भी सहमति दी गई है। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। मुख्य न्यायाधीश JS खेर ने उम्मीद जताई है कि जजों की नियुक्ति के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर 2 हफ्ते के भीतर तय कर लिया जाएगा। और राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को जुडिशियल रिफॉर्म्स रिसेंट ग्लोबल ट्रेंड्स पुस्तक की पहली प्रति भेंट की। इस मौके पर जस्टिस खेर ने सुप्रीम कोर्ट समेत दूसरे न्यायालयों में खाली पदों पर जल्द भरने की बात कही। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी न्यायिक सुधार पर जोर दिया। It is high time for all of us to collectively not only think but also to act how to address this issue. Without brains, without adequate infrastructure, we cannot have any sorts of reforms worthwhile. As is the expected position in the book, that we have been at it regularly for hours, almost every day, trying to finalize the memorandum of procedure, and I hope and expect that we will finalize it in the next 2 weeks. जल प्रदूषण पर आ रही इंडस्ट्रियल यूनिट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त आदेश दिया है। फैक्ट्रियों को जल संशोधन संयंत्र लगाने होंगे और ऐसा न होने पर उन्हें बंद किया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने स्थानीय निकाय संस्थाओं को 3 साल में सार्वजनिक जल संशोधन संयंत्र बनाने के आदेश भी दिए। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जल प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कई आदेश दिए हैं। कोर्ट ने राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कहा है कि वो सभी इंडस्ट्रियल यूनिट को नोटिस जारी कर जल शोधन प्लांट लगाने का निर्देश दें। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस JS खेर की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि 3 महीने के नोटिस पीरियड के बाद राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड फैक्ट्रियों में जल शोधन संयंत्र लगाए जाने की जांच करें। अगर फैक्ट्रियों ने इन पर अमल नहीं किया तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय प्रशासन को कहा है कि वो 3 साल के भीतर सार्वजनिक जल शोधन प्लांट बनाएं। इसके लिए धन की कमी होने पर इसका इस्तेमाल करने वालों पर उपकर लगाने का नियम बना सकते हैं। कोर्ट ने राज्यों को NGT को इस बारे में रिपोर्ट पेश करने का भी आदेश दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जल प्रदूषण को लेकर केंद्र, पर्यावरण और वन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड और गुजरात समेत 19 राज्यों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया था और 16 जनवरी तक जवाब मांगा है। एक NGO ने जल संसाधन और भूमिगत जल के प्रदूषण को लेकर
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने मानसिक रोग से ठीक हो चुके लोगों के पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार को एक कारगर नीति बनाने का आदेश दिया है। अदालत का कहना है कि जो रोगी पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं उन्हें मानसिक अस्पताल में रखना दुखद है। केंद्र सरकार को 8 हफ्तों के भीतर नीति बनाकर कोर्ट के सामने रखनी होगी। इसे सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकारों को लागू करने को कहेगी। मुख्य न्यायाधीश JS खेर की अगुवाई वाली पीठ ने इसे बेहद संवेदनशील मसला बताया है। पीठ का कहना है कि ऐसे लोगों के प्रति उदासीन रवैया ठीक नहीं है। अफ्रीकी देशों की 5 दिन की यात्रा के दूसरे पड़ाव में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी युगांडा में हैं। उन्होंने आज एंटेबे में युगांडा के राष्ट्रपति से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत युगांडा के द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। युगांडा के राष्ट्रपति ने कहा कि उनका भारत के साथ करीबी संबंध है। दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। भारत ने युगांडा के साथ ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग की पेशकश की। 1997 के बाद यह पहला मौका है जब भारत की ओर से युगांडा के लिए उच्च स्तरीय द्विपक्षीय यात्रा की गई है। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।